हेलो। चलो चलो। माई सेल्फ गुलरेज अहमद। दिस इज माई चैनल गुलरेज एक्सेलेंट क्लासेस। आज हम आपके फरमाइश पे, बेसिकली 8 और 9 क्लास के बच्चों के फरमाइश पे चैप्टर सेल को हम डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे हम इसको शॉर्ट में लगभग पूरा चैप्टर निपटा दें। आज तो पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाफ चैप्टर आज हम कर देंगे। एनसीईआरटी बेस्ट पे रहेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, डीप लाइन में जाके उसको एक्सप्लेन करेंगे और एनसीईआरटी से 10% एक्स्ट्रा भी चीजों को हम जोड़ेंगे, एक बेटर अरेंजमेंट के साथ, बेटर कंटेंट के साथ, बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके साथ इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पे आखिर तक पहली बात लेक्चर को देखें। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, प्लीज लाइक करें, ताकि हमको पता चलेगा कि आपको पसंद आया है कि नहीं आया है। और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और इसको शेयर भी करें, अपने जानने वालों के यहाँ शेयर भी करें। आपका इसमें कुछ नहीं जा रहा है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आने पर लाइक करना है और शेयर करना है। इससे आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। ओके, बस। सो हम लेट स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। आधा चैप्टर सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं, इसको आधा चैप्टर आज हम डिस्कस कर जाएंगे। आधा हम नेक्स्ट संडे या उससे बीच में कभी भी कर सकते हैं। लगभग दो पार्ट में करके हम इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल। वो है सेल। सेल जिसको हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, जिसको हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। इस चैप्टर को हम लोग बेसिकली 3 बड़े पैकेट में बदलते हैं। 3 बड़े पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं और 1 बाय 1 करके गर्मी गर्मी क्या ना, गर्मी थोड़ा कम लगेगा। फैन चला रहा है, आवाज बहुत कर रहा है। गर्मी उधर जा रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। गर्मी इससे चला, फैन ऐसे चला दिए। चलिए, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम इसको कहते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा कुछ तकनीकी प्रॉब्लम, कुछ दूसरे प्रॉब्लम की वजह से बीच में ब्रेक हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेट्स अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और आप ध्यान दें इस तरफ कि मैंने कहा कि द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग पहले ये देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। उसके लिए इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। नहीं, इसमें जो आने वाले टॉपिक्स है, जो कंटेंट है, उसको मैं 3 बड़े पैकेट्स में तब्दील कर देता हूं। 3 बड़े पैकेट्स में मैं तब्दील कर देता हूं। नंबर 1 जिसमें एक फर्स्ट पार्ट जो है, यानी फर्स्ट पैकेट यानी फर्स्ट पार्ट, इसको मैं कह रहा हूं। और नंबर 2 को मैं सेकेंड पार्ट अपनी तरफ से नाम दे देता हूं, सेकेंड पार्ट। ठीक है, और नंबर 3 को हम लोग थर्ड पार्ट बोलेंगे। थर्ड पार्ट बोलेंगे। नंबर 3 को हम लोग थर्ड पार्ट बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले वही अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में कि चैप्टर सेल है तो क्यों सेल है और इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में। इसी के अंदर हम लोग सेल थ्योरी, चूंकि आपके एनसीईआरटी में तो है नहीं,
लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ना। 8 क्लास के एनसीईआरटी में था ना 9 क्लास के एनसीईआरटी में सेल थ्योरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, पर करेंगे हम डिस्कस, क्योंकि आपको बेसिक चीजें भी पता होना चाहिए आगे चल के। आपको अगर पीसीबी लेना होगा, बायोलॉजी लेना होगा 11th में, तो वहां पे सेल थ्योरी का डिटेल आपको मिलेगा, थोड़ा सा आइडिया हम यहाँ पे भी दे देंगे। और तीसरी चीज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, उसमें ओवरव्यू ऑफ सेल थोड़ा सा देखेंगे। सेल के ओवरव्यू को देख लेंगे, और ओवरव्यू में हम लोग बेसिकली बात क्या करते हैं, तो साइज ऑफ सेल की बात करते हैं, और शेप ऑफ सेल की बात करते हैं, और शेप ऑफ सेल की बात करते हैं, ये सब करते हैं यहाँ पे। थोड़ी सी डिस्कवरी ऑफ सेल की भी बात करते हैं कि सेल्स के अंदर डिस्कवरी जो हुआ है वो क्या क्या हुआ है, तो डिस्कवरी की भी बात हम इसके अंदर करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रोकार्योटिक सेल की बात करने वाले हैं। यहाँ पे प्रोकार्योटिक सेल क्या चीज होता है? प्रोकार्योटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल, नथिंग बट इट इज अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया प्रोकार्योट्स कहलाता है। बैक्टीरिया फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दुनिया में पहली बार आया था, और उसके अंदर जो सेल था वो प्रोकार्योटिक सेल था, इसीलिए हम लोग उसको प्रोकार्योट्स कहते हैं। प्रोकार्योट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाइड पाया जाता। न्यूक्लियाइड को प्रोन्यूक्लियस कहेंगे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं, इसीलिए इस सेल को प्रोकार्योटिक सेल कहते हैं। प्रोकार्योटिक, नॉट डिफाइंड न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियाइड सेल, न्यूक्लियाइड वाला सेल है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे यहीं पे हम लोग सेकेंड पार्ट में ना, कि सेल के अकॉर्डिंग, सेल के हिसाब से, सेल के नंबर के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, आप सुने होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें हम डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बात करेंगे यहाँ पे। और थर्ड पार्ट में हम लोग पूरी तरह से यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। ये सबसे बड़ा पार्ट है, तीनों पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट यही है, यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यहीं पे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में बात करेंगे, यहीं पे हम लोग सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, और यहीं पे हम लोग जो है ऑर्गेनेली जो सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्ट्रक्चर है, उसे हम ऑर्गेनेली कहते हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। राइबोसोम वगैरह सब कुछ हम उधर डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट को हम सबसे बड़ा पार्ट मानते हैं। आज हमारा टारगेट होगा कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को फिनिश करें, कंप्लीट करें, और बहुत अच्छे से करें। प्लीज इस लेक्चर पे आप पूरा फोकस बना के देखेंगे, और इसको आप नोट डाउन करेंगे। जब भी कोई भी स्लाइड पूरा हो जाए, उसके बाद आप उसको पॉज करके नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पूरा एक साथ ऐसे लेट के देखते नहीं रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक अपना है, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टॉपिक है, और उसका नाम क्या मैंने रखा? इंट्रोडक्शन रखा। यहाँ पे हम लोग सेल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या, सबसे पहले कि सेल क्या है, सेल की मीनिंग क्या है, सेल क्या है? तो सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर में भी मैंने यही लिखा, चैप्टर के नाम में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो आगे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके ओके, चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमें सेल की मीनिंग के बारे में बात की थी। यहां पे ये बात करेंगे कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं। इंट्रोडक्शन है तो छोटी छोटी बातें करेंगे अभी। स्टडी ऑफ सेल को, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी टर्म हम बोलते हैं, साइटोलॉजी। अब सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम, उन सब की बात करने वाली जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, उसे हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम सेल का डिटेल पढ़ते हैं, सेल डिटेल एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ते हैं। एक है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहां पे सेल का डिटेल पढ़ते हैं, सॉरी ब्रेन लिख रहा हूं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी,
जहां पे सेल को हम डिटेल में पढ़ते हैं, सेल को हम डिटेल में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। तो आपको यह भी याद रख लेना है, सेल बायोलॉजी। सेल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया था, वो आगे आपको डिस्कवरी में पता चल जाएगा। कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स यहाँ से आपको पता चला इंट्रोडक्शन में कि सेल का मीनिंग है कि इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ लोग उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। मतलब ये होता है कि जीवन की अगर शुरुआत है, मिनिमम कितने छोटे लेवल पे शुरू हो सकता है, तो कम से कम एक सेल होना चाहिए, तभी जीवन यानी लाइफ की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए हम इसको लाइफ का बेसिक यूनिट है। इससे छोटा कर दो, यानी सेल को काट दो, किसी ऑर्गेनेली को खाली लेकर कहा कि वो लाइफ हो सकता है, तो नहीं हो सकता। कहीं पे भी अगर लाइफ होने के लिए मिनिमम एक सेल का होना पड़ेगा, चाहे आप प्रोटिस्टा को ले लें या बैक्टीरिया को ले लें। इसलिए हम लोग इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम बोला करते हैं। यहां पे अगर सेल की डेफिनेशन की बात करें कि क्या डेफिनेशन बनता है, तो डेफिनेशन आप सब, हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं सेल के बारे में। जो मेन डेफिनेशन है सेल के बारे में, जो हर क्लास के लिए वैलिड है, कि सेल इज द बेसिक functional and basic structural and functional unit of life। ये डेफिनेशन हर क्लास के लिए वैलिड है, हमेशा काफी है। डेफिनेशन वाइज अगर सेल को डिफाइन करना हो तो ये लाइन काफी है। अब सवाल आता है कि हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं? इसमें दो चीजें छुपी है ना इस डेफिनेशन में, कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे दो सेंटेंस आ रही है, इसमें दो सेंटेंस आ रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं हम सेल को? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ हम सेल को क्यों बोलते हैं? हमारी मर्जी नहीं यार, बोलते क्यों है, यहां रीजन बताना है क्यों बोलते हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या है इस बात को बोलने के लिए? क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये है रीजन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया के सारे जानदार सेल्स के ऊपर बने हैं। सेल्स को कोशिका भी कहते हैं हिंदी में, कोशिका के ऊपर बने हैं, यानी सेल के ऊपर बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सारे जानदार सेल के ऊपर बने हैं, उनकी बॉडी सेल से बनी हुई है, उनका स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है, उनके ऑर्गन सेल से बने हुए हैं। इसीलिए सेल को, अगर सेल ना होता तो नहीं बनता ना। जिस तरीके से अगर घर बनाने के लिए मिनिमम ईंट लेना पड़ेगा ना, एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, इस तरह करके, तो घर का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया है वो ईंट होता है, ब्रिक्स होता है। उसी तरीके से बॉडी बनाने के लिए एक सेल, दो सेल, या कोई एक सेल का ही होता है, कोई मल्टी सेलुलर है तो कई सारे सेल है, तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल से चार सेल जुड़ेंगे तभी जाके पूरा का बॉडी बनेगा। इसलिए उस बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी जिंदगी के स्ट्रक्चरल बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो यूनिट का काम करेगा वो सेल करेगा। फिर बात आता है कि वाई फंक्शनल, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? इसका भी रीजन ले लो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है? इसका भी रीजन ले लेते हैं हम। इसका भी रीजन हम क्या लेते हैं? कि लाइफ पॉसिबल एट मिनिमम सेलुलर लेवल, वन सेल पे
वन सेल पे लाइफ पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है, ऐसे बोल देते मेरे, ऑल लाइफ प्रोसेस फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए, देखो यहां पे छोटी जगह बच रहा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, जगह लेता हूं, छोटा जगह बच रहा था इसलिए, रीजन में मैं लिख रहा हूं, फिर दिख रहा कि ऑल लाइफ प्रोसेस which require for survival जीने के लिए जिन क्रियाओं को करने की जरूरत होती है, वो क्रियाएं एक सेल भी कर सकता है, एक सेल भी कर सकता है, परफॉर्म, कैन परफॉर्म लिखो, सिर्फ एक सेल ही नहीं करता, और भी करते हैं, लेकिन एक सेल भी कर सकता है, कैन परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल भी कर सकता है। जीने के लिए जिन क्रियाओं को करने की जरूरत होती है, वो क्रियाएं एक सेल भी कर सकता है, इसीलिए एक सेल जिंदा रह सकता है, एक अकेला सेल जिंदा रह सकता है। सो हम कह सकते हैं, इसीलिए सो सिंगल सेल कैन सर्वाइव अलोन, अकेले एक सेल सर्वाइव कर सकता है, यानी अकेले एक सेल में लाइफ आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इस बात का सबूत क्या है, प्रूफ क्या है, इस बात का प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा होता है, मैं दो नाम लेता हूं, जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा में अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, युगलेना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा है, और अकेला एक सेल का है, और फिर भी जिंदा है। इसीलिए मतलब सेल वो सारे काम अकेले कर सकता है जो जीवन के लिए जरूरी होता है, तो सेल जिंदा रखने वाला अकेला है, फंक्शनली अकेले जिंदा रख सकता है, इसीलिए हम लोग इसको बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्लियर? जो चीज नहीं क्लियर हो प्लीज कमेंट करके बताएं, अगेन हम उस टॉपिक का वीडियो बना देंगे। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप जो करेंगे हम वो करेंगे। मतलब पढ़ाई के लिए, डांस करने के लिए बोलेंगे तो नहीं करेंगे। सो हम लोग डेफिनेशन भी यहां फिनिश कर लिए। अभी हम इस फर्स्ट पार्ट में ही है, सबसे काम पहला था कि डेफिनेशन का करना, उसके बाद अब हम लोग सेल थ्योरी का करेंगे बात। अब हम पहले ही पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ही हमारा दूसरा टॉपिक था सेल थ्योरी। ओके, अब इसको जो है आप पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेल थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल के अकॉर्डिंग सेल थ्योरी दिया गया था, इसके ऊपर कुछ परिभाषा दिया गया था, कुछ बातें कही गई थी, पूरी की पूरी व्याख्या कही गई थी। सेल थ्योरी सबसे पहला काम करने वाला इंसान था जो 1838 में, उसका नाम था सलेडिन। स्केलेडिन भी पढ़ सकते हो, कोई डाउट नहीं, जो चाहो सलेडिन भी पढ़ सकते हो इसको। ये एक जर्मनी का रहने वाला जर्मन बोटानिस्ट था। बोटानिस्ट मतलब सिर्फ प्लांट का विशेषज्ञ कहते हैं, प्लांट के बारे में
ज्यादा रिसर्च करना, प्लांट के बारे में डीप नॉलेज रखने वाला था, प्लांट के बारे में इंटरेस्टेड था नॉलेज रखना। बोटानिस्ट कहते हैं, बोटानिस्ट एक तरह का बायोलॉजी का ही ब्रांच है, बोटनी और जूलॉजी। ये बोटनी में माहिर था, इसीलिए हम इसको जर्मन बोटानिस्ट, जर्मनी का रहने वाला था और बोटनी में माहिर था, प्लांट की स्टडी में माहिर था, इसीलिए हम जर्मनी की प्लांट का साइंटिस्ट था, जर्मन बोटानिस्ट कहते हैं। इसने क्या किया था, इसने क्या किया, इसका एक काम था कि ऑब्जॉर्ब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, बहुत टाइम था इसके पास, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को ऑब्जर्व किया एंड से, और बोला एंड सेड और बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स के ऊपर बने, सारे के सारे प्लांट्स सेल्स के ऊपर बने हैं, ये बात बोली उसने। उसी टाइम थोड़ा सा एक साल बाद 1839 1839 में एक साइंटिस्ट था, नाम शॉन था, जिसको शॉन पढ़ते हैं, शॉन लिखा हुआ है लेकिन शॉन पढ़ते हैं हम इसको। ये इंग्लैंड का रहने वाला था, इसको हम ब्रिटिश बोलते हैं, इंग्लैंड वालों को हम ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटिश। और ये जूलॉजिस्ट था, एनिमल का साइंटिस्ट था, जूलॉजिस्ट हम उसको बोलते हैं, एनिमल का, जानवरों का विशेषज्ञ था। तो इसका काम क्या था, डिफरेंट डिफरेंट जानवरों को देखना, दे ऑब्जॉर्ब डिफरेंट डिफरेंट, ऑब्जॉर्ब डिफरेंट 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 एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स को इसने देखा, अलग अलग जाके हर तरीके के, लगभग हर तरीके का तो नहीं लेकिन बहुत सारे तरीके के एनिमल्स को इसने ऑब्जर्व किया। और क्या ऑब्जर्व किया, एंड सेड एंड सेड एंड सेड एंड सेड एंड सेड एंड सेड ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, सिंबल, वो प्लांट के लिए कहा था या एनिमल के लिए कहा था, आर मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल। इस शॉन नहीं, शॉन नहीं, शॉन नहीं, शॉन नहीं, सेल के बाहर बाउंड्री होती है, बाउंड्री का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो नहीं, लेकिन हाँ सेल के बाहर बाउंड्री होती है, इसका नाम क्या है इसने दिया नहीं, लेकिन सेल में के बाहर कोई बाउंड्री होती है जो साइटोप्लाज्म को घेर के रखी है। और प्लांट में जो होती है, प्लांट वाले केस में इसी ने बोला था, ये तो एनिमल सेल के लिए है, उसने कहा कि इसमें एक बाउंड्री होती है, ठीक है। और प्लांट सेल में इसने बोला, प्लांट के लिए बोला था, प्लांट के लिए बोला था कि इसमें दो बाउंड्री होती है, इन्होंने ये बात एक्स्ट्रा में ये भी बोली, इसको हमें अभी इग्नोर मारना है, इसकी बातें हमें नहीं करनी। जो मेन मेन बात है वो हमको याद रखनी है, ये वो दो लाइन, ये दो लाइन इन दोनों ने बोला। और इन दोनों को अगर मिला दो, मतलब प्लांट को भी मिला दो और एनिमल को भी मिला दो, तो हो क्या जा रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, क्योंकि दुनिया में हम जिस पे गौर फिक्र करते हैं वो दो ही तरह के तो जानदार है, या तो एनिमल है, कीड़े भी एनिमल में आते हैं, ठीक है, इंसेक्ट जितने हैं वो सब चींटी फीटी सब मच्छर से सब एनिमल में ही आते हैं, और बाकी प्लांट है, दो ही तरह के हैं जनरली ऑब्जर्वेबल, अगर देखा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा के अगर देखा जाए तो सर्डिन और शॉन की दोनों की बात को मिला दे, इसका मतलब क्या निकलता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तो इसी बात पे, सो आप पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले, हम अगला स्लाइड लेते हैं, ठीक। इसी बात पे दोनों को सेंटेंस को मिला के और हम लोगों ने सेल थ्योरी बना दिया, हम लोगों ने नहीं, उन दोनों ने ही सेल थ्योरी बना दिया, सेल थ्योरी, ठीक है। दो नाम लिया जाएगा, इन दोनों का नाम लिया जाएगा, एक तो सैलेडिन का, स्केलेडिन का नाम लिया जाएगा, और दूसरा शॉन का नाम लिया, यानी दोनों ने ही मिलके, दोनों के कॉन्सेप्ट मिलके लगभग 1839 में ही सेल थ्योरी लॉन्च कर दिया गया। तो 1839 में ही लॉन्च कर दिया गया, बना दिया गया, लॉन्च किया गया, लॉन्च्ड मतलब बना दिया गया, लॉन्च क्या, बना दिया गया, ठीक है, मुहिम कर दिया गया, ऑर्गेनाइज कर दी गई। और बोला गया इसमें जो पैस्टुलेट रखी गई इस सेल थ्योरी की, जो पैस्टुलेट है, जो फीचर्स है, और उसमें बोला गया पैस्टुलेट्स में केवल एक ही सेंटेंस था अपने पास कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, आर
मेड अप ऑफ सेल्स, सेल के ऊपर बने हुए हैं। सारे जानदार सेल के ऊपर बने हुए हैं, ये वाली बात कही। सारे जानदार सेल के ऊपर बने हैं। ऑल लिविंग लिविंग्स यानी लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब लिविंग में कौन कौन आ गया, इसमें प्लांट भी आ गया एंड एनिमल भी आ गया, सब सेल के ऊपर बना है। बड़ी खुश थे, इन्होंने सेल थ्योरी दे दिया था। पर अचानक किसी ने इनसे पूछा कि नए सेल कहां से आते हैं। पर पूछा क्या 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 का मतलब ये है कि कोई बेबी है, ये बेबी है, इसके अंदर मान लेते हैं 5000 सेल्स है, लेकिन अब ये बड़ा हो जाता है, बॉय हो जाता है, बॉय बन जाता है, बॉय बन गया, तब तो इसके भी बड़ा हुआ है। तो बड़ा कैसे होता है, हम सब जानते हैं कि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, इसीलिए आदमी बड़ा होता है। बड़ा होने का प्रोसेस ये कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, इसीलिए बड़े हो जाते हैं। तो ये बड़ा हो गया है, एक थोड़ा सा एडल्ट हो गया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो है बढ़ गए हैं, और ये मैं कह दूंगा कि 5 करोड़ सेल हो गए हैं इसके अंदर। 5000 कहां था, अब 5 करोड़ हो गया, तभी वो बड़ा हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स बहुत तेजी से बढ़े हैं, तभी तो बड़ा। बड़ा होने का मतलब क्या है, ये हाथ कैसे बड़ा होगा इसमें अगर नंबर ऑफ सेल बहुत सारा बन जाएंगे। तो ये नए सेल कैसे आते हैं, आज तो हम जानते हैं कि नए सेल कैसे होंगे, पुराने वाला ही सेल डिवाइड करने लगेगा तो नए सेल बन जाएंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे बाय डिवीजन। लेकिन उस टाइम लोगों को सेल डिवीजन के बारे में नहीं पता था, इसीलिए पूछे और इन लोगों को भी नहीं पता था, और इस बात का वो जवाब नहीं दे पाए। ये क्वेश्चन रह गया कि हाउ न्यू सेल इज अराइज। क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे, हाउ न्यू सेल इज अराइज, हाउ न्यू सेल्स अराइज, नए सेल्स कैसे अराइज होते हैं, ये क्वेश्चन बन गया। और यही चीज इनका लिमिटेशन, इनका ड्रॉबैक बन गया कि ये थ्योरी फेल हो गई, ये सेल थ्योरी फेल। ड्रॉबैक दिस फॉर दिस सेल थ्योरी, इस सेल थ्योरी के लिए ये ड्रॉबैक का काम कर गया, ये ड्रॉबैक हो गया, और वो फिर फेल हो गया। बहुत सालों तक, तकरीबन 16 साल तक, थोड़ी देर चाय पी लेते हैं, आप भी पी लो। चलो चाय पीते रहेंगे, काम करते रहेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। आगे सालों तक, तकरीबन 15 से 16 साल तक इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था कि नए सेल कहां से आ जाते हैं, कैसे किसी ऑर्गेनिज्म के बड़े बड़े होने पे जो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो नए सेल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, किसी को पता नहीं था। तकरीबन 16 साल बाद, यानी 1839 में 16 साल अगर ऐड कर दें तो क्या आएगा अपने पास, अपने पास आएगा 1855 आएगा। उस वक्त एक मनुष्य था, एक महापुरुष थे, उनका नाम था रूडोल्फ, ऐसे रूडोल्फ है, रूडोल्फ, रूडोल्फ वर्च्यू, शॉर्ट में लोग इसको खाली वर्च्यू बोल लेते हैं या आर वर्च्यू बोल लेते हैं, ठीक है। इसने 1855 में एक बात बोली थी अपनी भाषा में। अब अफ्रीकन से बोलोगे तो ऐसे कुछ करेगा, चाइनीज से बोलोगे चौंचाक करेगा, वो अपनी भाषा में, इसने भी अपनी भाषा में कुछ बोला था। वो क्या बोला था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला था उसके कुछ चाइनीज टाइप, एनी टाइम उसकी अपनी भाषा, डच का रहने वाले लोग थे, लैटिन भाषा भी जानने वाले लोग थे, तो बोले कुछ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है। इसका मतलब, इसकी मीनिंग निकाली गई, इसकी मीनिंग क्या रही, वो बोले कुछ नहीं बोले भाई, उसका मतलब है, उसका मतलब क्या है कि न्यू सेल, जो नए सेल आते हैं, अराइज फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से जो पुराने सेल मौजूद है ना, उस सेल में से नए सेल आ रहे हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं नए सेल्स। और यही तो अपने सवाल का जवाब है कि नए सेल कहां से आते हैं, तो इसने बता दिया। प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेल। जो पहले से, प्री एग्जिस्टिंग का क्या मतलब होता है? पहले से मौजूद, मौजूद मत लिखो, प्रेजेंट सेल। नहीं ये क्या है, पहले से मौजूद ही लिख दो। मौजूद, पता नहीं तुम पढ़ पाओ कि नहीं, सेल, उसको प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलते हैं। और प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलते हैं उसको। उसी से नए सेल अराइज हुए बाय डिवीजन। लेकिन तुमको डिवीजन नहीं करना है, तुमको सेल डिवीजन नहीं पढ़ना है। ये 9 वाले के भी काम आ सकता है, इस लेक्चर को मैंने शुरू में बोला था। लेकिन 9 वाले सुन ले, अगर कोई 9th क्लास का है, मैं इसमें जो लास्ट में पोर्शन है सेल डिवीजन, उसको नहीं पढ़ाने वाला। उसके लिए आप 9th क्लास के स्पेशली जो लेक्चर बनेगा उसका वेट करेंगे, या फिर प्रीवियस जितने लेक्चर्स होंगे, लेकिन उसमें क्लास 11th का सेल डिवीजन है वो आपको नहीं करना है। 8 क्लास के हिसाब से हम कंप्लीट करेंगे। 9 क्लास की बाकी चीजें 9 क्लास के हिसाब से कर लेंगे, लेकिन 8 क्लास के लिए सब कुछ कंप्लीट होगा। सेल डिवीजन बस नहीं पढ़ाएंगे, यही 8 और 9 के सिलेबस में फर्क रहेगा बस। यहाँ पे सेल डिवीजन, जैसे एक सेल कई सारे सेल में तब्दील होता है। एक बार में एक सेल से सिर्फ 2 ही सेल बनते हैं एक डिवीजन में, उसको सेल डिवीजन कहते हैं। मतलब पुराने सेल जो थे, ये पुराना सेल है, पुराने सेल को हम बोलते हैं पेरेंट सेल, या फिर मैं कहूंगा प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसमें होगा सेल डिवीजन, तो ये क्या बन जाएगा, 2 सेल बन जाएगा, ये 2 सेल बन जाएगा। और फिर इसमें भी बारी बारी से डिवीजन होगा, तो ये 4 सेल बन जाएंगे। और ऐसे फिर इसमें 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 होगा, तो फिर ये 8 सेल बन जाएंगे। इसी तरीके से सेल्स अपनी संख्या को बढ़ाता है। ये इसने बताया, किसने? इस लाइन का यही मतलब है जो इसने बोला था। मेन प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी, और ये लेटेस्ट सेल थ्योरी बन गया, क्योंकि इन्होंने जो बोला उसको आज तक किसी ने काटा नहीं, ना एडिशनल इंफॉर्मेशन अब तक इसमें किसी ने जोड़ा है। इसीलिए मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम पे इन्हीं का थ्योरी लिया जाता है। तो इन्होंने ही 1855 में अपनी बातों को, अपने स्टेटमेंट को उन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी नाम दे दिया। ये बन गया क्या? मॉडर्न सेल थ्योरी बन गया। मॉडर्न सेल थ्योरी बन गया, मॉडर्न सेल थ्योरी। अब मॉडर्न सेल थ्योरी में इन्होंने अपना नाम लिखा, रोडोल्फ वर्च्यू। किसका नाम लिया जाएगा? रोडोल्फ वर्च्यू। मॉडर्न सेल थ्योरी अगर पूछ लिया सवाल में तो रोडोल्फ वर्च्यू है। खाली सेल थ्योरी पूछ लेगा तो हम उन दोनों के नाम लेंगे। ओल्ड सेल थ्योरी पूछ लेगा तो भी उन दोनों का नाम लेंगे। खाली सेल थ्योरी लेगा तो भी हम उन दोनों का नाम लेंगे। बेसिकली जब तक ये ऑप्शन में ये ना हो। ऑप्शन में अगर तीनों है, सेल थ्योरी क्वेश्चन में पूछ रखा कि हु गिव सेल थ्योरी, और तीनों का नाम, कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों का नाम आ रहा है, तो हम उस पर टिक मारेंगे। और ऐसा ना हो, खाली सेल थ्योरी लिखा हुआ है और ऐसा ना हो कि तीनों का नाम एक साथ नहीं है सिर्फ, लेकिन उन दोनों का नाम एक साथ है, तो हम उस पर टिक मारेंगे। वैसे करेंगे आप सवाल को। मॉडर्न सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या बने? इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या बने? एक इसके पोस्टुलेट है, पहला पोस्टुलेट्स उन्हीं के लिया गया, उनके, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are made up of cells। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के ऊपर बने हुए हैं। और दूसरी बात ये कि न्यू सेल्स arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बन गया हमारा ये मॉडर्न सेल थ्योरी। डेट्स पूछा जाएगा 1855 में पूछा जाएगा।
और आपके सिलेबस में बेसिकली जब भी सेल थ्योरी पूछा जाता है 1855 ही लिया जाएगा नाम, क्योंकि दूसरा ऑप्शन में नहीं होता, लेकिन वो भी याद रखना हमें। सेल थ्योरी से रिलेटेड आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है, ये 8 में भी काम आएगा, 9 में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा। डेफिनेशन और सेल थ्योरी ये कंप्लीट है, 11 तक आपका तैयार। अब इसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं वो है ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू सेल, जहां पे हम सेल की साइज के बारे में बात करेंगे, सेल के शेप के बारे में बात करेंगे, उसमें मैं लेवल ज्यादा नहीं जाऊंगा। बस अब आ गया हम अपने एनसीईआरटी के हिसाब से बात करने चल रहे हैं। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल्स, जिसमें हम लोग क्या बात, ओवरव्यू ऑफ सेल में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले साइज ऑफ सेल। सेल की साइज की बात करें, ओवरव्यू ऊपर ऊपर से हम बात कर रहे हैं। तो साइज ऑफ सेल्स हम जानते हैं कैसा, अलग अलग है, मतलब वेरिएबल है। कुछ बहुत छोटे हैं तो कुछ बहुत बड़े, अलग अलग साइज है। सबसे स्मॉलेस्ट साइज की बात करें तो माइकोप्लाज्मा को ले लेते हैं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ये इसकी साइज जो होती है स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है, या स्मॉलेस्ट है 0.1 माइक्रोन मीटर से लेकर 3 माइक्रोन मीटर, 0.3 माइक्रोन मीटर। देखो माइक्रोन मीटर, इसको हम कहते हैं माइक्रोन मीटर। माइक्रोन, माइक्रो या माइक्रोन मीटर बोलते हैं। 1 माइक्रोन मीटर में मीटर कितना, तो 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 10 रेज टू द पावर माइनस 6 मीटर होता है। कहीं पे नैनो भी लिखा आएगा, वो तो आप जानते होंगे। 1 नैनोमीटर का मतलब हम समझेंगे 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। 1 ए करके ऐसे आएगा, आर्मस्ट्रॉन बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन, ए फॉर आर्मस्ट्रॉन होता है, आर्मस्ट्रॉन। उतना नहीं, सिर्फ माइक्रोन मीटर आप याद रखें। स्मॉलेस्ट साइज का होता है माइक्रोप्लाज्मा, ये होता है उसकी साइज। अब चूंकि ये भी एक बैक्टीरिया ही है, याद रखना कि ये भी क्या है, बैक्टीरिया ही है, लेकिन ये बहुत छोटा वाला है एक तरह का। दूसरा हम जो ले रहे हैं वो दूसरे बैक्टीरिया, इसके अलावा जो होंगे अदर बैक्टीरिया, यानी अदर प्रोकारियोट्स। अदर बैक्टीरिया कह लो और प्रोकारियोट्स भी कह सकता हूं, क्योंकि प्रोकार्योटिक सेल होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो अदर प्रोकारियोट्स भी बोल सकता हूं मैं। उसका साइज क्या होने वाला है, उसका साइज क्या होने वाला है, तो उसका साइज है बेसिकली आपका जो है, यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका 0.3 माइक्रोन मीटर से लगभग 10 माइक्रोन मीटर तक जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग 1 माइक्रोन मीटर से 10 माइक्रोन मीटर कहते हैं, नथिंग बट 0.1 से भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कहें कि ऑल बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में ये भी आता है, फिर 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोन मीटर तक भी हो सकता है, सॉरी 0.1 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर तक हो सकता है जब ऑल बैक्टीरिया की बात करें। लेकिन माइक्रोप्लाज्मा का छाड़ दो तो बस ये याद रखना। तीसरा चीज, मैं आरबीसी, देखो इयोकैरियोटिक की बात करो, इयोकैरियोटिक सेल की जनरल साइज क्या होती है, इयोकैरियोटिक सेल की जनरल साइज क्या होती है, तो 10 माइक्रोन मीटर से 100 माइक्रोन मीटर तक ऐसा जा सकता है। ऐसा कुछ बुक, कुछ एनसीईआरटी बोलती है। जनरली लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं 10 से 20, तो अगर ऐसा भी आ जाए और 10 से 100 नहीं होगा तो इस पे आप लगा देंगे आंसर ऑप्शन में, अगर 10 से 100 नहीं हुआ 10 से 20 में, यही जनरल यही है। लेकिन एक आध ऐसे यूकैरियोटिक सेल है जो 20 माइक्रोन मीटर से काफी बड़ा है, इसीलिए ये वाला एनसीईआरटी के हिसाब से आप याद रखोगे। लेकिन एक ऐसा एनसीईआरटी के अंदर या दूसरे क्लास के एनसीईआरटी में एक ऐसे यूकैरियोटिक सेल है जिसका साइज 10 माइक्रोन मीटर से कम है। जनरली जो है 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन 10 माइक्रोन मीटर से कम है, तो वो एक तरह का एक्सेप्शन हो गया। और एक्सेप्शन को कभी भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में एक चीज से सबसे ज्यादा सवाल आता है और वो है एक्सेप्शन।
आरबीसी, जिसका साइज जो होता है तो यूकारियोटिक सेल्स है, कैसा यूकारियोटिक सेल ही है, बट इसका साइज प्रोकारियोट के बराबर होता है, 5 से 7 माइक्रोन मीटर का होता है। बाकी ऐसे तुमसे पूछा जाएगा नर्व सेल, तो नर्व सेल के लिए साइज कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये लॉन्गेस्ट सेल आता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी के बारे में बोला जाता है। बाकी जानदारों से अभी लेना देना नहीं, जितना कह रहे हैं उतना ही अभी तुम याद रखो। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी नर्व सेल या न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं, और लार्जेस्ट सेल में अगर नाम लिया जाएगा तो ऑस्ट्रिक एग का लिया जाएगा, ऑस्ट्रिक एग का नाम लिया जाएगा, जिसको हम कहेंगे लार्जेस्ट सेल बोलेंगे, हम इसको लार्जेस्ट सेल बोलेंगे। इसका जो डायमेंशन होता है, इसका जो डायमेंशन होता है, जो डायमेंशन होता है इसका, वो है आपका 130 mm इंटू 170 mm, कुछ इस तरह से यही है। कहीं पे 120 mm इंटू 170 mm भी होता है, तो बुक के ऊपर डिपेंड करता है, पर वो सही है। इस कभी भी इस डेटा पे सवाल नहीं आएगा, डेटा पे कहीं पे भी सवाल आता नहीं है। आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, और लॉन्गेस्ट कौन है। कौन सा यूकारियोटिक है जिसकी साइज प्रोकार्योटिक सेल के बराबर, कौन यूकारियोटिक सेल है जिसका साइज प्रोकार्योटिक सेल के बराबर है, तो आरबीसी। बस इतना ही बात आपको याद रखना। बाकी हम लिखे हैं, एक आध नजर आप दौड़ा ले सकते हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग साइज की बात तो हो गई, शेप ऑफ सेल की बात करते हैं हम लोग। शेप ऑफ सेल्स की बात हम लोग करते हैं, और शेप ऑफ सेल्स में सबसे पहले हम कौन सी आरबीसी का उठा लेते हैं। हमारा आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो आरबीसी का शेप कैसा होता है, राउंड होता है, एक दूसरा बाई कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव होता है, राउंड एंड बाई कॉनकेव होता है। राउंड मतलब इस तरह का भी होगा, ठीक है, और इस तरह का भी शेप हो सकता है आरबीसी का। जब राउंड होगा मतलब ये इमेच्योर आरबीसी, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर आरबीसी, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, तो हम इसको न्यूक्लिएटेड आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। इसमें ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एमटी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, जीबी फॉर गोल्गी बॉडी, इस तरह के एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बात अगर बाइकॉन्केव शेप की बात करोगे तो ये क्या है, मैच्योर आरबीसी की पहचान, ये मैच्योर हो चुका है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ये इन्यूक्लिएटेड कहलाता है, ये इन्यूक्लिएटेड है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस माइनस है, माइनस न्यूक्लियस लिख रहा हूं, मतलब क्या, न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, तो ये इन्यूक्लिएटेड है। ऑर्गेनेली भी जितने भी है ऑर्गेनेली, सारे के सारे ऑर्गेनेली जो है वो भी क्या है, एब्सेंट है, नहीं पाया जाता है। तो अंदर क्या होता है, केवल हीमोग्लोबिन, ओनली हीमोग्लोब्यूलिन कंटेन होता है, ओनली हीमोग्लोब्यूलिन मौजूद है। ओके, बता रहा हूं मैं, एक सेकंड। कौन सा एसी चला रहे हैं, जल ही नहीं रहा, बताए तो ऑर्डर है क्या, ऑर्डर है क्या, तो चलाए क्यों थे फिर, जब क्या कर रहे थे। चलो इतने
आगे देखते हैं। दूसरी चीज हम मेसोफिल सेल, दूसरा सेल हम उठा लेते हैं मेसोफिल सेल। इसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है, ये लिखो मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल जो लीफ में पाया जाता है, प्रेजेंट इन लीफ, जो किस में होता है, प्रेजेंट इन लीफ, जो लीफ में पाया जाता है, 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 वो कहाँ कहाँ पाया जाता है लीफ में। अगर लीफ में पाया जा रहा है तो कैसा शेप का होता है, देखो राउंड होता है, पॉलीगोनल होता है ये, और एंड ओवल शेप का होता है, ये ओवल शेप होता है। तीन तरह का शेप इसमें हो सकते हैं, लीफ में पाया जाता है। और इसको हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल भी बोलते हैं, इसको ये कैसा सेल है, फोटोसिंथेटिक सेल भी बोलते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद होता है, फोटोसिंथेटिक सेल बोलते हैं। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल दो है, फोटोसिंथेटिक सेल दो है, दो है। एक है आपका ये मेसोफिल सेल्स, और दूसरा है गार्ड सेल। गार्ड सेल एंड मेसोफिल सेल्स, दो, गार्ड सेल एंड मेसोफिल सेल्स दो। सो आगे नेक्स्ट स्लाइड हमको लेना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं, और हम तीसरे में गार्ड सेल की बात कर देते हैं। गार्ड सेल कैसा होता है, गार्ड सेल का शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है बीन शेप से, जैसे बीन होता है ना, बीन शेप होता है, या फिर हमारे किडनी की तरह, यानी किडनी शेप होता है, किडनी शेप भी होता है, किडनी शेप भी होता है। किस तरीके के, इस तरह का शेप होता है ये गार्ड सेल, एक इस तरह के गार्ड सेल है। और गार्ड सेल ऐसे, जब दो गार्ड सेल इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे ना, एक गार्ड सेल है और एक दूसरा गार्ड सेल इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका स्टोमेटा बन जाएगा। इसके पोर को बेसिकली हम स्टोमेटा कहते हैं, ये स्टोमेटा को सराउंड कर देगा, स्टोमेटा बन जाएगा, इसको हम गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल के पेयर की वजह से स्टोमेटा, पेयरिंग की वजह से स्टोमेटा बनता है। अब चूंकि फोटोसिंथेटिक सेल, इसको मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि यहाँ पे, इसमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस कर सकता है। वही मेसोफिल सेल में भी था, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता था, इसीलिए वहां पर भी फोटोसिंथेसिस होता था। लाइक कुछ इस तरीके से है। चलो एक और सेल है जिसके शेप के बारे में हम बात करते हैं, वो है अपना ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स, इनका और सेल है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स सेल्स इस तरीके का होता है, इस तरह का, इस तरह का, इसको हम एलोंगेटेड शेप बोलते हैं, एलोंगेटेड शेप बोलते हैं, इस तरह का होता है एलोंगेटेड शेप, हम इसको बोलते हैं। इसके एंड को हम टैपरिंग एंड कहते हैं, पॉइंटेड एंड, टैपरिंग एंड, टैपर्ड होता है, टैपरिंग एंड। अंदर क्या होता है, ऐसे लिग्निन का डिपोजिशन होता है, अंदर क्या है, लिग्निन डिपोजिशन। लिग्निन एक तरह का केमिकल है जो इस सेल को डेड कर देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, यानी पूरी तरह से मैच्योर हो गया है, अब ये डेड हो जाएगा। लिग्निन डिपोजिशन होने की वजह से जो प्रोटोप्लाज्म है वो खत्म हो जाएगा। सेल के अंदर की जो जीवन होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है, मतलब लिक्विड पार्ट ऑफ सेल। लिग्निन आते ही वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये सेल डेड हो जाएगा। तो ट्रैकिड्स एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये डेड सेल्स है, डेड सेल्स है, क्या आपको याद रखना। शेप ऑफ सेल से एक और सवाल आपसे पूछा जाता है, जनरली एक और सवाल पूछे जाते हैं कि नर्व सेल कैसा होता है, नर्व सेल कैसा होता है। तो नर्व सेल, पहली बात शेप वाइज बात कहेंगे तो ये ब्रांच्ड होता है, ब्रांच होता है,
और इसके अंदर नर्व सेल में थ्री मेन पार्ट होता है, कंसिस्ट थ्री पार्ट्स। बनाऊंगा तो अपने आप पता चल जाएगा, उसे लिख देता हूं थ्री पार्ट्स कौन कौन से। एक होता है सेल बॉडी, जिसको हम लोग साइटोन भी बोलते हैं, पेरिकार्योन भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं। मैं तीन नाम बस लिख देता हूं। दूसरा होता है डेंड्राइट्स, जो सेल से ही एराइज, सेल बॉडी से ही एराइज हुआ है, जो क्या होगा, एराइज फ्रॉम सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से एराइज होता है, सेल बॉडी। और ये कैसा होता है, तो ब्रांच होता है। कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, ब्रांच होता है, ब्रांच होता है। तीसरा है, तीसरा है एक्सॉन, जो होता कैसा है, अनब्रांच्ड होता है, रॉड लाइक होता है, लॉन्ग होता है, अनब्रांच्ड होता है, रॉड लाइक होता है, लॉन्ग होता है। और ये भी कहाँ से अराइज होता है, अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, ये भी सेल बॉडी से इवॉल्व होता है, अराइज होता है। न्यूरॉन, नर्व सेल को ही हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, इसी का हम दूसरा नाम न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम का यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन है क्या, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड है, ये नर्वस सिस्टम है, उसका बेसिक यूनिट जो है यह है न्यूरॉन है। नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट न्यूरॉन है, और न्यूरॉन ही इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, जिससे हमारी बॉडी में तमाम प्रोसेस होते हैं, या हम अपनी बॉडी के द्वारा कोई काम करते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन, मैसेज और इम्पल्स चाहिए, उसको कैरी करने वाली चीज़, उसको प्रोड्यूस करने वाली चीज़, उसको कंडक्ट करने वाली चीज़, उसको जनरेट करने वाली चीज़, वो क्या है, न्यूरॉन ही है। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। ये जो है, ये डेंड्राइट, ये क्या करती है, ट्रांसमिट मैसेज या इम्पल्स, ट्रांसमिट इम्पल्स, मैसेज को हम इम्पल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में आता है। इम्पल्स या मैसेज टुवार्ड सेल बॉडी, ये सेल बॉडी को देता है मैसेज, कहीं से लाके सेल बॉडी को देता है। और ये जो है कि अवे, ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी। लो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं इसके, तो हम आगे एक डायग्राम बना लेते हैं इसके। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसको, यहाँ से तीसरा है ना, पहले नेक्स्ट पेज, स्क्रीनशॉट इसको लो पहले, ओके, फिर आगे लो। इससे पॉज करके भी ले सकते थे। इसके अंदर डायग्राम की हम बात करते हैं, तो किस तरह से डायग्राम को हमको ड्रॉ करना है, इस तरह से। अभी मैं तो मिटाना, तुम पहले रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ से काट लेता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ से काट लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, और इस तरह के, इसका नाम रखते हैं हम लोग एक्चुअली में सेल बॉडी, यही है सेल बॉडी, सेल बॉडी। और ये न्यूक्लिएटेड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो ये इसमें न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस हम इसको बोलते हैं। सेंट्रल न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसमें इस तरह का ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, और इस ब्रांच को
हम लोग जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुआ, हमने पीछे भी लिखा था, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो अराइज होगा सेल बॉडी से उसे हम डेंड्राइट्स बोला करेंगे। ये डेंड्राइट्स है, ये है अपना डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, और ये ब्रांच होता है। यहां से निकलेगा एक ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो अनब्रांच्ड होगा, इसको हम एक्सॉन बोला करते हैं, इसको हम एक्सॉन बोला करते हैं। इस तरह से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। ये एक्सॉन, इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सॉन के एंड में जो कुछ बना है इसे हम एक्सोनल टर्मिनल बोल रहे हैं, एक्सोनल टर्मिनल बोल रहे हैं। एक्सोनल टर्मिनल बोल रहे हैं। देखो अब और बाद में करेंगे। इसमें आओ, यहां पे एक लिक्विड है, ये क्या है? लिक्विड, लिक्विड है, इसको मैं कह रहा हूं न्यूरोप्लास्ट, इसको मैं कह रहा हूं न्यूरोप्लास्ट। ये क्या है? लिक्विड, लिक्विड कंपोनेंट है जो सेल बॉडी के अंदर मौजूद है। और एक लिक्विड यहां पे मौजूद है, एक्सॉन के अंदर मौजूद है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? एक लिक्विड है, एक्सोनल लिक्विड है, एक्सॉन की है, लिक्विड है। एक्सोन, एक्सोन की इस मेम्ब्रेन को एक्सोनल मेम्ब्रेन या एक्सोलेमा कहते हैं, एक्सोनल मेम्ब्रेन या एक्सोलेमा भी कहते हैं। मेम्ब्रेन को लेमा वर्ड भी लाते हैं, तो हम इसको कई जगह पे एक्सोलेमा भी सुने होंगे। यहाँ पे और सेल बॉडी जो सेंट्रल पार्ट है, इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस है, तमाम कंट्रोल यही है, तो न्यूरॉन का ब्रेन कहलाता है ये सेल बॉडी। ब्रेन, न्यूरॉन का ब्रेन, ब्रेन ऑफ न्यूरॉन यही है, मेन पार्ट यही है। इसके अंदर इस तरीके का प्रोटीन बनाने वाले स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हमारे सेल में जो प्रोटीन बनाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये देखो, डेंड्राइट्स में भी है और सेल बॉडी में भी, डेंड्राइट्स में भी, सेल बॉडी में भी। इसका नाम होता है नेजल्स ग्रेन्यूल्स, नेजल्स ग्रेन्यूल। अब हमारे सेल में जो है प्रोटीन बनाने वाला, अच्छा इसका भी क्या है? ये भी क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का ये एक साइट है। और इसीलिए अब चूंकि इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला करते हैं, आरआर। हमारे सेल में भी आरआर यही होता है। ये सर जल्दी से यहाँ पे आ जाते हैं। एक्सोनल टर्मिनल के जो ये एंड वाली पोर्शन है, ये वाली, इस वाली कैप जो है, इसको हम साइनेप्टिक नोब कहेंगे, जो बॉब लाइक स्ट्रक्चर है। साइनेप्टिक नोब हम इसको बोलेंगे, जो कैसा है? बॉब लाइक स्ट्रक्चर है, बॉब लाइक स्ट्रक्चर है, जो बॉब लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो वेसाइकल लाइक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम साइनेप्टिक वेसाइकल बोलते हैं। किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन। साइनेप्टिक वेसाइकल, साइनेप्टिक वेसाइकल हम इसको बोला करते हैं, वेसाइकल्स बोला करते हैं। और इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इसमें जो एक केमिकल भरा हुआ है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इसमें जो केमिकल भरा हुआ है, उस केमिकल का काम नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। इसीलिए हम उसको
न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बोला करते हैं। नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करता है, तो इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं हम इसको। सो हमें इसके बारे में इतना ही याद रखना है, न्यूरॉन के बारे में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, सिर्फ शेप ही नहीं, हम इसके तरह तरह के पार्ट्स के नाम और उसके कुछ रिलेटेड फंक्शन भी बताए हैं। ठीक है, बस ये मोर देन एनफ है 8 और 9 के लिए। अगले हम पढ़ेंगे इसमें डिस्कवरी। यहाँ पे आगे हम डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल के डिस्कवरी यानी डिस्कवरी इन सेल। यहाँ पे जो जो डिस्कवरी है वो सारी, तो खाली मैं इस हेडिंग को डिस्कवरी के नाम से दूंगा। सबसे पहले कि फर्स्ट टाइम सेल को किसने देखा था, तो हम जानते हैं रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक, इसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व द सेल, ऑब्जर्व ऑफ सेल। सेल को पहली बार देखा था। कब देखा था, तो 1665 में देखा था, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्होंने देखा था। सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्होंने देखा। दूसरा, नहीं इसमें, और ये सेल कैसा था, अभी और बात कर लें। जो इन्होंने सेल देखा था, ये सेल कैसा था, तो ये सेल डेड सेल था। डेड सेल बताएंगे हम कि विदाउट प्रोटोप्लाज्म, सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म, जिसमें सेल नहीं, प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म, जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, वो डेड होगा। विदाउट प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ठीक, ये है मेरे पास एक ये सेल है, और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है। अब सेल में यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर, और इस बाहर वाले को हम क्या कह रहे हैं, बाहर वाली बाउंड्री को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। पीएम फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सीएम। और इस वाले मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। हम आगे सब डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होने वाला, यहाँ जो ये फ्लूइड है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ये जो है इन दोनों के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, और जो न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, अगर ये दोनों को मिला देता हूं तो जो चीज बन जाती है उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोल रहा हूं प्रोटोप्लाज्म। तो डेड सेल इसको हम बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म होगा ही नहीं, अगर ये सब नहीं होगा, कोई लिक्विड नहीं होगा, तो लिविंग नहीं होगी, तो हम उसको डेड सेल बोलेंगे। डेड सेल देखा था उसने। कैसे देखा था, तो उसने क्या किया, एक सेकंड आई एम सॉरी, उसने क्या किया, कैसे देखा था, अगर तुम्हें देखना हो तो एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने प्लांट के अंदर से आइसोलेट किया, एपिडर्मल सेल, आइसोलेट कॉर्क टिश्यू। एक तो कॉर्क टिश्यू से लिया, प्लांट के खाल में मौजूद होता है कॉर्क टिश्यू, उस कॉर्क टिश्यू को लिया और उसकी स्टडी की, तो उसे पता चला था प्लांट के बाहर खाल में से जो कॉर्क टिश्यू लिया, वो कॉर्क टिश्यू को लेके उसका थिन स्लाइस बनाया, थिन स्लाइस बना के और फिर ऑब्जर्व किया, तो उसे कैसे दिखाई दिया, लाइक कुछ इस तरीके से। इस तरीके से
तरह से हनी कम्ब लाइक लुक था। लुक, इसका लुक कैसा है? हनी कम लाइक। हनी कम मधुमक्खी के छत्ते की तरह, उसको मैग्नीफाई करके देखोगे तो ऐसे ही खाली खाली छोटे छोटे से कमरे नजर आएंगे। इस खाली छोटी जो इम्पटी, लिटिल इम्पटी रूम है, छोटा खाली कमरा है, इसी को डच के लैंग्वेज में सेलुला कहते हैं। इसी को टर्म क्या कहा गया? टर्म्ड सेलुला। सेलुला, इसी को सेलुला कहा, जो आज सेल के नाम से मशहूर चल रहा है। हु ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक का नाम लिया जाएगा, 1665 में नाम लिया जाएगा। और हु टर्म द सेल, वो भी हम रॉबर्ट हुक का नाम सकते हैं। इन्होंने ही सेल को टर्म किया, टर्म सेल। सेल को सेल इन्होंने ही बोला था, सेलुला बोला था, वही सेल बना, वो भी 1665 में ही बोला जाएगा। सो बस इतना ही इसके बारे में आपको डेढ़ में। सो स्क्रीनशॉट लें, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं लिविंग सेल की, कि लिविंग सेल कौन सा है। तो लिविंग सेल में बेसिकली पहली बार स्पाइरोगाइरा को देखा गया था। फर्स्ट टाइम जो लिविंग सेल देखा गया था स्पाइरोगाइरा था। और किसने देखा था? तो एवी लीवेनहुक ने देखा था। लीवेनहुक ने देखा था, एवी लीवेनहुक ने देखा था। कब देखा था? 1674 में देखा था। 1674 में देखा था, एवी लीवेनहुक ने देखा था और 1674 में देखा था, उसी के आसपास। ये अलग अलग बुक में अलग अलग डेट है। और इन्होंने जो देखा था लिविंग सेल, और लिविंग सेल कौन था? स्पाइरोगाइरा। पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा? फर्स्ट टाइम लिख सकते हो, फर्स्ट टाइम लिया लिविंग सेल तो स्पाइरोगाइरा था। इसको हम पॉन्ड स्कम भी बोला करते हैं, यानी कि तालाब का मैल है, तालाब को मैला कर देते हैं, पॉन्ड स्कम भी हम इसको बोलते हैं। स्पाइरोगाइरा था फर्स्ट लिविंग सेल, एवी लीवेनहुक ने देखा था। अलग अलग ये डेट्स जो है बदलती रह सकती है, डेट पे सवाल नहीं आएगा। फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा था वो आपको याद रखना है। तीसरा, इसके अंदर जो सेल के अंदर डिस्कवरी हुई कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए आप रॉबर्ट ब्राउन का नाम रखोगे याद। और रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? तो 1831 में किया था, ठीक है। और चौथा, इसमें कोई पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी कब की थी, कब हुई थी, किसने किया था? तो इसमें पुरकिंजे, जे पुरकिंजे बोलते हैं, मैं खाली पुरकिंजे या परकिंजे जो पढ़ना है पढ़ लो, ये करा था तकरीबन आपका 1839 में, 1839 में, ठीक है। और जो फिफ्थ है, इसमें हम निकोलियोलस की डिस्कवरी किसने की थी? निकोलियोलस की डिस्कवरी बहुत लेट में हुई थी, फोंटमैन ने किया था। फोंटमैन ने, फोंटमैन, MANN है, फोंटामैन लिखता है उसको। इन 1977 में जाके इसकी डिस्कवरी हुई थी, निकोलियोलस। जो न्यूक्लियस के अंदर, ये एक न्यूक्लियस है, सपोज डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होती न्यूक्लियस है, उसके अंदर यह है क्रोमेटिन कहलाता है, जो हम आगे बात करने वाले हैं। इस तरह के जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल को क्रोमेटिन कहते हैं। और इसके अंदर ऐसे स्फेरिकल सॉलिड बॉडी होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसका काम प्रोटीन को बनाने का है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है और राइबोसोम सिंथेसिस करता है। इसको न्यूक्लियस, इसको पहली बार फोंटमैन ने देखा था, 1977 में देखा था, ठीक है। फिर कोई पूछे कि क्रोमेटिन बताइए कि ये इसको कब देखा था, तो क्रोमेटिन को ये तो नहीं, लेकिन फ्लेमिंग ने देखा था। डेट्स नहीं करना, इसको डेट्स ध्यान नहीं रहता, बस इसमें याद रखना कि इसको देखने वाला इंसान जो था वो फ्लेमिंग था। बाकी जो डिस्कवरी होंगे वो टॉपिक के साथ जहाँ पे जो होगा, जैसे ऑर्गेनेली की किसने कौन डिस्कवर किया, जैसे गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी किसने किया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने किया, यानी ऑब्जर्व किसने किया, लाइसोसोम की किसने किया, राइबोसोम्स को किसने किया, ये सब जब हम पढ़ाएंगे तभी हम बात कर लेंगे, तभी हम बात कर लेंगे। तो ये हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, यहाँ पे पहला टॉपिक फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। यहाँ हमारा बचता है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट बचता है, सेकंड पार्ट
बचता है। तो चलो हम चलते हैं सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल की बात करने वाले थे। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल की बात करने वाले हैं, बैक्टीरियल सेल की बात करने वाले हैं। एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल सेल विदाउट न्यूक्लियस, सेल विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इसमें मौजूद नहीं है। तो फिर क्या मौजूद है इसमें ना, न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का होना जरूरी है लेकिन वो तो है नहीं। तो इंस्टीट ऑफ न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियर, इंस्टीट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियाइड मौजूद होता है, न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियाइड मौजूद होता है, वो प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है, वो काम करता है। आप कहोगे किसको न्यूक्लियाइड और कहोगे किसको न्यूक्लियस। तो ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, और वहाँ पे है इस तरह का डीएनए, इसको मैं कह रहा हूँ डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ठीक है। इसी को हम लोग अभी इस पे जीन मौजूद होता है ना, तो डीएनए को ही हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल भी बोल लेते हैं, ठीक है। ये है मेरे पास। अगर इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, यानी डीएनए इंक्लूज्ड बाय मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो दो दिखाई दे रहा है। हम आगे चल के इसको बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, लेकिन ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर डीएनए को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घेरा गया है, इंक्लूज्ड है, तो तुम इसको न्यूक्लियस बोलोगे। डीएनए इंक्लूज्ड विद मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओवरऑल, कॉल्ड ओवरऑल क्या करता है, पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। सब पूरे स्ट्रक्चर को, मेरे पास ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, अब ये न्यूक्लियस कहलाएगा, इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। लेकिन लेकिन अगर सेल के अंदर, डीएनए का तो होना जरूरी है, ये डीएनए है, डीएनए है, लेकिन लेकिन कोई इंक्लूज, नो इंक्लूज बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, खाली ऐसा ही है डीएनए विदाउट, ऐसे बोल दो, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना ही है, तो लूज कंडेंस डीएनए हम कहेंगे इसको। और क्या बोलेंगे, इसे लूज करा, लूजली पैक्ड डीएनए, लूजली पैक्ड डीएनए है, वो इधर उधर फिरता रहेगा ना, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को अब हम क्या बोल दिए, न्यूक्लियाइड बोल देते हैं। न्यूक्लियाइड कुछ और नहीं है, खाली डीएनए है जो इधर उधर घूमता रहता है। यहाँ पे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको इधर उधर जाने नहीं देता, इसको न्यूक्लियाइड बोलेंगे। और ये जिस सेल में पाया जाता है उस सेल को प्रोकैरियोटिक सेल करनी, ऐसे वाले सेल को तुम क्या नाम दे दोगे, अब इसका क्या नाम दे दोगे तुम, प्रोकैरियोटिक सेल इसका नाम दे दोगे, प्रोकैरियोटिक सेल इसका नाम दे दोगे, प्रोकैरियोटिक सेल इसका नाम तुम दे देते हो। चलो आगे, हम जल्दी से कर लो, टाइम कम है। अब और हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम इसके इन्वेलप के बारे में बात करेंगे, इन्वेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे इन्वेलप में हमको पता चलता है कि अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर ये मेरा प्रोकैरियोटिक सेल है, तो मुझे इसमें बाउंड्री, इन्वेलप, वाल कितने नजर आएंगे, तो 3 नजर आते हैं हमें, इसमें 3 बाउंड्री नजर आएगा, इन्वेलप 3 नजर आएगा, 3 बाउंड्री नजर आएगा। आउटर मोस्ट बाउंड्री को तुम क्या बोलोगे, ग्लाइकोकैलिक्स बोलोगे, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सबसे बाहर वाला बाउंड्री है, तो ग्लाइको कैलिक्स बोलते हैं, ग्लाइको कैलिक्स बोलते हैं। और जो बीच वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सेल वाल, जो मिडिल में है उसको हम सेल वाल बोलेंगे। और जो अंदर है, अंदर बिल्कुल अंदर है, इनर मोस्ट है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसके इन्वेलप 3 है, 3 लेयर का इसका इन्वेलप है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक में जो एनवलप है तो उसमें कितने हैं, तो भाई 3 तरह की बाउंड्री है, 3 तरह के हैं।
नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स जो कैसा है, आउटर मोस्ट है, जो कैसा है, आउटर मोस्ट है, बिल्कुल बाहर है। ठीक है, बीच में है सेल वाल, सेल वाल। तो कैसा है, तो ये मिडिल है, ये है मिडिल। इनर मोस्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर मोस्ट कहलाएगा। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बस इतना ही याद तुमको रखना है कि ये स्टिकी होता है। ये कैसा होता है, स्टिकी, तो चिपचिपाहट पैदा करता है इसको, तो बैक्टीरिया को कहीं पे जोड़ के अटैच करके रखेगा। आप उसके अपने होस्ट से भी रख सकता है, या फिर होस्ट बॉडी से भी रख सकता है, या उसके अपने सबस्ट्रेटम से भी रख सकता है। जो मिडिल लेयर है ना, सेलवाल, ये जो है सेलवाल, मिडिल लेयर सेलवाल, सेलवाल को उसको हम बाहर उठाते हैं। और इसके बारे में एक बात कह रहा हूँ कि सेलवाल जो बैक्टीरिया का है, वो एक अलग तरह के केमिकल से बना हुआ है, मेड अप ऑफ केमिकल, और उसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन है, यानी पेप्टाइड प्लस टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज। बस पेप्टाइडोग्लाइकेन याद रखो, इतना काफी है आपके 8th क्लास के हिसाब से। 9th क्लास के हिसाब से सब कुछ नहीं है, मैं जो 9th क्लास पढ़ाता हूँ उस हिसाब से उतना नहीं रख रहा हूँ। मेरा टारगेट अभी इस पे मेनली जो है वो 8th क्लास के लिए है, पर 8th क्लास से थोड़ा ज़्यादा है, पर 8th क्लास ही मेरा टारगेट है। मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, इससे ज़्यादा पढ़ाता हूँ 8th क्लास को, लेकिन इतना ही हम अभी कर रहे हैं। अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनरमोस्ट लेयर है, ये किसी से बना है, तो मेड अप ऑफ मेनली जो है, मेनली कह रहा हूँ, चीजें तो और भी है लेकिन मेनली मैं कह रहा हूँ लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। इसमें लिपिड कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है? लिपिड होता है 52% और प्रोटीन होता है आपका यहाँ पे 40%, 8% कुछ और, उसके बारे में हम बात नहीं करते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात किया। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक बात आप याद रखोगे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, आइडेंटिकल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी तरह का कोई चेंज नहीं रखता, ना केमिकल वाइज चेंज है, ना केमिकल कंपोजिशन वाइज चेंज है, ना स्ट्रक्चर वाइज चेंज है। कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक बिल्कुल आइडेंटिकल है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आइडेंटिकल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए। ठीक है, सारे के सारे इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं, सारे के सारे इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं। ओके, क्लियर? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आइडेंटिकल पाया जाता है। कितने परसेंट लिपिड, कितना परसेंट प्रोटीन है, सब में स्ट्रक्चरली भी बिल्कुल सिमिलर होता है। अब इसका स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो बाद में हम बनाएंगे, यहाँ पे हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट का और। ठीक है, जब इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे डिटेल, जब हम करते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल जब हम करेंगे, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकार्योटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब हम डिटेल करते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ इनफोल्डिंग नजर आता है। तो इसमें कुछ इनफोल्डिंग है, कुछ इनफोल्डिंग है। कौन कौन से देखो, इस तरीके के, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाइट कलर से हम बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक इनफोल्डिंग ऐसा भी है और एक इनफोल्डिंग ऐसा भी है, सॉरी इस तरह से एक इनफोल्डिंग ऐसा भी है, इस तरह से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर सेलवाल भी मौजूद है, सब कुछ है, उसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ, बाहर जैसे सेलवाल होता है वैसा मौजूद है, ये सेलवाल हो गया। और जैसे ग्लाइकोकैलिक्स है वो मौजूद है, उसकी बात मैं नहीं करने वाला, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। बस इसके मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग है, ये वाला इनफोल्डिंग कहलाता है क्रोमेटोफोर, और ये वाला इनफोल्डिंग कहलाता है, ये जो दिखाई दे रहा है ये भी
ये भी और ये भी, तीनों को एक ही नाम देते हैं मीजोजोम्स। 3 तरीके का मीजोजोम्स होता है। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं, ये बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में यानी हमारे अंदर जो होता है सेल के अंदर रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, उसकी जगह पे मीजोजोम्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया हम बोलते हैं। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनेली जिसमें मेम्ब्रेन न हो वो इसमें मौजूद नहीं होता है। जैसे कि गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब हम पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली किसको कहते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस कौन कौन है? तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यहाँ पे नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, एक पॉइंट है यहाँ पे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है। ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में कौन कौन से नाम लिए जाएंगे? जैसे कि मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, एम्प्टी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी लिया जाएगा। CHL क्लोरोप्लास्ट को मैं कह रहा हूँ, वो भी आएगा। GB गोल्गी बॉडी को मैं कह रहा हूँ। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कह रहा हूँ। वैक्यूल है, ठीक है, लाइसोसोम है। इस तरह के ऑर्गेनेली इसमें नहीं पाए जाएंगे। ये सब ऑर्गेनेली को हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कहते हैं। ये सब ऑर्गेनेली इसमें नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, लेकिन सांस लेना इसको भी तो जरूरी है, क्योंकि ये भी जीवन रखता है, अपने अंदर जिंदगी रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये मेसोसोम्स करेंगे, गोल्गी बॉडी का काम मेसोसोम्स करेंगे। सेंट्रियोल नाम का एक है, वो भी यही काम करता है। बाद में हम बात करेंगे सेंट्रियोल क्या है। पर ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया मेसोसोम्स है, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह, यानी गोल्गी बॉडी का भी काम यही करता है, ठीक है। तो सेल सिक्रीशन भी करता है। ये फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी भी यही करते हैं कि गोल्गी बॉडी में से फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी यही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा काम करता है? तो याद रखना कि ये क्या है? साइट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वाला काम ये करता है, इसीलिए हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोट्स कहते हैं, साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमको याद रखना। क्रोमेटोफोर, ये क्या एक और इनफोल्डिंग है ना, ये क्या है? क्रोमेटोफोर। दो इनफोल्डिंग है, एक है आपका, दो इनफोल्डिंग हो गया ना यहाँ से, एक हो गया आपका यहाँ पे आपका मीजोजोम्स, दूसरा है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर जो होता है वो जो है क्लोरोफिल होता है, इसके ऊपर कलर बियरिंग बॉडी कहते हैं। कलर बियरिंग बॉडी, या ये सही, कलर, कलर में भी पिगमेंट यानी क्लोरोफिल, बियरिंग बॉडी। और कलर बियरिंग बॉडी क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल मौजूद है। अगर यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट नहीं, सिर्फ क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो भाई मेम्ब्रेन है ना, वो तो हो ही नहीं सकता, क्लोरोप्लास्ट हो ही नहीं सकता। खाली क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाली जो पिगमेंट्स है, जो कलर बियरिंग बॉडी है, वो यहाँ पे होता है। कलर बियरिंग बॉडी यहाँ पे मौजूद होता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कलर भी देता है और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी करता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यानी कि क्रोमेटोफोर अगर है बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो क्रोमेटोफोर सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, क्योंकि सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते। क्रोमेटोफोर नामक जो इनफोल्डिंग है वो केवल प्रेजेंट इन सीनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी, प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया कह लो, साइनो बैक्टीरिया कह लो, और साइनोबैक्टीरिया को ही हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी, नॉट ए अलगी, इट इज अ बैक्टीरिया, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, क्योंकि उसमें क्रोमेटोफोर है। क्रोमेटोफोर पे कलर बियरिंग बॉडी है जिसका नाम क्लोरोफिल है, उसी ने फोटोसिंथेसिस की, इसलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ सिनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी में ही हो सकता। मीजोजोम्स और क्रोमेटोफोर, दो तरह के इनफोल्डिंग इसके अंदर पाया जाता है, दो तरह के इनफोल्डिंग इसके अंदर पाया जाता है। बस इतना। थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स में से 5 मिनट का 10 मिनट का और बच रहा है। सो हम जब नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें बेसिकली हमारा टारगेट यूकैरियोटिक सेल को ख़त्म करना होगा, उस टाइम थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक बचा हुआ जो है बात कर लेंगे। सो लेट्स हम यहीं पे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
एंड इसको शेयर करें अपने अपने जानने वाले पे। प्लीज़ प्रमोट मी। शुक्रिया।